अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कुर्राए अर्ज पर इसराइल के बाद बदतरीन दहशतगर्द रियासत भारत के आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो तारीख और जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत को शर्मिंदा करने के लिए उन्हीं की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एस जिलत का बयान काफ़ी है, जो 2 दिन पहले दिया था उन्होंने BBC को। साबिक रॉ चीफ ये वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना ख़त्म हो सकता है, ना अल्हम्दुलिल्लाह इसे तोड़ा जा सकता है। तो पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत की जा सकती है। मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ को मशवरा है कि अपने बड़ों की सुन लें ज़रा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मार खाने का आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। पाकिस्तान आर्मी ने भी भारतीय चीफ के बयान को मुतनाज़, इश्तियाल अंगेज़, गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दिया है। ISPR के बयान में कहा गया है कि एटमी ताकत रखने वाले हमसाये को जोग्राफिया से ख़त्म करने की बात जहनी दिवालियेपन की अक्कासी है। जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और 2 तरफ़ा होंगे, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय क़यादत 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं कर पा रही है। भारतीय बदख्वाही की बरक्स पाकिस्तान एक एटमी ताकत और ख़ित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक्स पर महासमाला भारत को पैगाम दिया कि साल पहले ही हमने तारीख़ का सबक पढ़ाया है, दोबारा पंगा ना लें, वरना भारत जोग्राफिया से निकल कर तारीख़ की किताबों में रह जाएगा। यहाँ आपको नाज़रीन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू भी बताती चलूँ कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान ऐसे वक्त में आया सामने कि जब गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान भारत में मौजूद अहम अफराद की तरफ से पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने के बयानात सामने आए हैं। साबिक रॉ चीफ का बयान आपको मैं सुनवा चुकी हूँ। अब ज़रा इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान जमात यानी BJP की मरकज़ी तंजीम RSS के जनरल सेक्रेटरी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे न बने चाहिए। सिर्फ भारतीय अस्करी क़यादत ही पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने का मशवरा नहीं दे रही है, बल्कि मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज क़यादत भी पाकिस्तान के साथ बातचीत के बयानात को खुशाइन कह रही है। भारतीय चीफ का बयान, ये वही चीफ हैं जब जंग हुई थी और उस वक्त जब उनसे डिफीट के हवाले से सवाल किया गया था, जहाज़ों के गिरने के हवाले से सवाल किया गया था, तो कोई जवाब नहीं था इनके पास, आए बाए शाएँ कर रहे थे। और आज 1 साल गुजरने के बाद इस किस्म की बातें करना मज़े का खेजी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये फरमाइए सर, ऑपरेशन सिंदूर इसकी नाकामी हुई, भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दी, यकीनन ये ख्वाहिश लेकर इंशाअल्लाह रुखसत हो जाएंगे वो दुनिया से, लेकिन इस बयान की जो मौजूदा वक्त में वजह आपको जो दिखाई देती है वो क्या लगती है सर? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस वजह से इंडिया इतना बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और एंशियस है। मई 25 से पहले जो इंडिया ख्वाब देख रहा था, उन ख्वाबों को पाकिस्तान ने, जो जाहिर है उससे एक छोटी ताकत है, उसने बहुत बुरे तरीके से चकनाचूर किया है और बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स में हमने उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद से लेके आज तक अगर आप क्रिटिकली देखें तो उनकी कमबख्ती का खात्मा नहीं हो रहा, एंड नहीं आ रहा। आए दिन उन्हें नई से नई एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का उनके साथ कोई ऐसा लव अफेयर है कि एवरी नाउ एंड देन कभी जहाज़ों के नंबर गिनवाते हैं, कभी वो कहते हैं कि इट्स अ हेल होल, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सो वर्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो कुछ पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था, वो उल्टा उसके साथ खुद हो गया। डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड है। उसका बहुत पुराना जो था पैटर्न और एक उसने एक मास्टरी अचीव की हुई थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पे, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स पे, वो बहुत बुरे तरीके से पिटे। उन्होंने अपने स्टॉलवॉर्ट को, शशि थरूर को दुनिया के कैपिटल्स में भेजा विद ओनली वर्ड्स, नॉट सपोर्टेड बाय एक्शन। उस पर वो बुरी तरह पिटे, मीडिया, नैरेटिव, हर डोमेन में वो पिटे। और उसके बाद से वो इतने बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि रिसेंट जो ईरान और US की जंग हो रही है, उसमें पाकिस्तान इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस और इंडिया इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तिलमलाती पोजीशन में, इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि उनके लीडर्स ये बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे।
और मेरे नजदीक ये के अलावा उनके पास और रह क्या जाता है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। जनरल साहब ये भी फरमाइए सर, पिछले चंद दिनों में जैसे मैंने अपने आगाज में हवाला भी दिया, भारत में जो सेन वॉइसेस हैं, वो चाहे हम जर्नलिस्ट की बात कर लें, चाहे इनफैक्ट उनकी इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस उसके साबिक सेक्रेटरी की बात सुन लें, या फिर साबिक रॉ चीफ की बात सुन लें, ये वो लोग हैं जो मुसलसल अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ या पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ वो करते रहे हैं या जो पॉलिसीज उनकी रही हैं उससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को जो आपने भी जिनका तस्करा किया, इसको मद्देनजर रखते हुए भी जो भारत की अस्करी क़यादत है वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रही है या वॉर मॉन्गरिंग वाले एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप इसको, ये क्यों है, या इन्फ्लुएंस में है बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी हुकूमत के, इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह की वो जंगी ख्यालात हैं इनके? देखिए मैं देखता हूँ, तीन पहलुओं से मैं इसको देखता हूँ स्टेटमेंट को। नंबर पहली तो जो मैंने जिक्र किया कि वो अपनी हजीमत और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो उनकी इंटरनल ऑडियंस है, उनकी पॉपुलेशन जो डीमोरल्ड है, डीमोटिवेटेड है, उनकी आर्म फोर्सेस डीमोटिवेटेड है, उनको एक मतलब एक रिससिटेट किया जा सकता है। तीसरा जो आप जिक्र कर रही हैं कि सीनियर एलिमेंट्स विद इन इंडिया वो जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वेयर एज जो गवर्नमेंट है वो हार्ड लाइनर है, वो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, फंडामेंटलिस्ट है, तो इस तरह की आवाज़ों को भी वो दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये उसका एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है जिस तरह की वो बातें कर रहा है। और इंडिया जो है वो हमेशा से एमुलेट करने की कोशिश करता है यूएस को। ताकत बहुत छोटी है, कैपेबिलिटी बहुत छोटी है, जो बहुत अच्छे तरीके से मई 25 में पूरी दुनिया ने देख लिया है, लेकिन बातें वो आसमान की करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑलरेडी पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट चुका है। पहले तो इंडिया अपनी जो पुरानी कमियां उनको दूर करे। अगर उसने, आई होप सो कि उनको अकल आ जाए कि पूरा साउथ एशिया से इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह के जिंगोइज्म से, तो वो कोई सीनियर एलिमेंट्स की सुनना शुरू कर दें। लेकिन अगर वो उन्होंने पागलपन ही अडॉप्ट करना है तो पहले आप अपनी कमियों को दूर करें, फिर जाके हम देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर, मुझे ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बताइएगा ना। आलमी सालिसी अदालत ने भारत का जो सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करना, इसे नाजायज करार दिया था, जिसे अब भारत ने मुस्तरद कर दिया है। इसके क्या असरात आप देख रहे हैं, क्योंकि मुआहदा मुअत्तल होने से फिलहाल तो पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर? देखिए मैं शिमला अकॉर्ड पढ़ रहा था जो 1972 में साइन हुआ, और उसको पढ़ते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा था कि काश इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होती और उसको अगर फॉलो किया जाता, इवन मैं कहूँगा 25% भी, तो आज हमारे हालात इतने बुरे ना होते। किसी चीज़ में भी आप देखें कि इंडिया ने हमदर्दी से काम लिया, यूनिलेटरल एक्शन लिए, और वो एनवायरनमेंट नहीं बनाई जो कि शिमला अकॉर्ड की जो स्पिरिट थी। हर जगह पे वायलेशन उसने खुद किया है। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इलेक्शनरिंग का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इसको मैं ख़त्म करूंगा। लेकिन ये कि फैनेटिसिज्म है, पागलपन है, पागलपन में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक मुल्क पे चढ़ाई करें, उससे बुरे तरीके से मार खाएं और फिर भी आपको अकल नहीं आ रही, फिर भी आप उस रास्ते के ऊपर हैं जहां पे कि आपको मजीद मार पड़ सकती है। और यूनिलेटरली आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। जब इंटरनेशनल फोरम में गया तो वहां पे आप इनकारी हो गए कि जी ये इलीगल है, तो ये अनजस्टिफाइबल है। तो जाहिर है जब जिस कौम ने या लीडरशिप ने मानना नहीं है, वो तो कोई ना कोई बहाना उसका निकाल लेंगे कि पानी ठंडा है या पानी गर्म है। तो इसलिए ये उनका एक्शन सस्टेनेबल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बन रही है ना। एक तरफ जो हजीमत उठानी पड़ी है उसे ओवरकम करने की कोशिशें स्टेटमेंट के थ्रू की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वही मोहसिन नकवी जिनसे मना कर दिया था कि इनसे एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेनी है, वही मोहसिन नकवी आईपीएल के फाइनल के लिए उनको इन्वाइट किया गया है। तो सर ये आपको क्या सिचुएशन नजर आती है? हजीमत छुपा भी रहे हैं और कोई मैसेज भी दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब क्या पैगाम लेकर गए होंगे, या उनके थ्रू, उनके इनवाइट के थ्रू क्या पैगाम मिलता है सर? देखिए मैम, अगर आप रैशनैलिटी के साथ, समझबूझ के साथ, समझदारी के साथ अपने डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने एक्शन पे यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा और आपको उसमें एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये फैनेटिसिज्म में डिसीजन लिए जाते हैं,
तो इस वजह से एक दफा आप एक तरफ होते हैं, दूसरी दफा आप कहीं और होते हैं। और ये हमें इवन जो दुनिया की सुपर पावर है उसके केस में भी नजर आ रहा है कि यूएनओ, जिसको उन्होंने बिल्कुल रिडंडेंट और डेड हॉर्स बना दिया था खुद यूएस ने, उसी के पास जाना पड़ा उन्हें कि जी हमें स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने में हमारी मदद करें। तो मैं ये समझता हूँ 25 और 26 दो सालों ने जो सबसे खूबसूरत चीज हाईलाइट की है वो ये है कि एक तो नैरेटिव के भी कोई बेसिस होने चाहिए, बिल्कुल फॉल्सहुड पे नैरेटिव नहीं हो सकते, और दूसरा जो है वो एरोगेंस खाक में मिली है रिपीटेडली। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, क्योंकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तस्करा क्योंकि खुद ही छेड़ दिया, तो अब ये ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। कल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि अमेरिका और इजराइल मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देंगे। और इस दौरान हमने एक और भी मामला देखा सर कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पिक्चर भी पोस्ट किया है, वो भी शायद इसी तरह के कोई मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या दोबारा खित्ता जो है वो 26-27 फरवरी वाली जगह पर खड़ा होगा या फिर मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आ रही है आपको? मैम देखिए, अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो अमेरिका ने टॉक्स को अबंडन किया और जंग का रास्ता अपनाया। जंग का रास्ता अपनाने से उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, उनसे वो फेल हुए, नए ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। अल्टीमेटली फिर टॉक्स की टेबल पे जाना पड़ा। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं वो कुछ टॉक्स की टेबल पे अचीव कर लूं जो मैं जंग में अचीव नहीं कर सका। तो अगर फनेटिसिज्म और हमदर्दी ने ही आगे रूलिंग द रूस को रूल करना है तो सो इट बी। लेकिन ये कि इससे पहले जो उन्होंने हमले किए हैं अमेरिका ने और इजराइल ने, उससे क्या अचीव उन्होंने कर लिया? अगर तो वो जाते और हैं मोहसिन किसी नकवी साहब का ईरान जाना सर, वो क्या मैसेज हो सकता है आपकी नजर में? क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि दूसरा राउंड हो पाकिस्तान में एक बार फिर मुज़ाकरात का। देखिए ना, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की चीन की विजिट हुई, वहां पे भी बातचीत हुई कि पाकिस्तान को अपनी एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी एक एंगल है। दूसरा ये है कि दोनों ने एक दूसरे को डिमांड्स दी, उनकी रिजेक्शंस हुई, उसमें कुछ के ऊपर एक्सेप्टेंस हुई। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी की कोशिश यही होगी कि मतलब वो दोनों एंड्स पे वो कहें कि सैनिटी शुड प्रिवेल, अपनी कंडीशंस को रीजनेबल बनाएं, एक्सेप्टेबल बनाएं, ताकि आप किसी एंड पे बढ़ सकें। पाकिस्तान की तो यही कोशिश होगी कि इस जंग को जितना बेहतर तरीके से कंक्लूड किया जाए। लेकिन अगर यूएस और इजराइल फिर दोबारा से लड़ाई करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ हासिल कर सकेंगे जो उससे पहले हासिल नहीं कर सके। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समरेश सालिक साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। हम गुफ्तगू आप कर रहे थे, अमेरिका ईरान जंग के हवाले से भी हमने बात की और भारत का इस वक्त स्टांस क्या है उस पर भी बात हो रही थी। क्विकली अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ूंगी। कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ इत्तलात ऐसी आ रही हैं और कुछ अहम हुकूमती रहनुमा ये बातें कर रहे हैं कि जो 28वीं तरमीम आने वाली है उसमें कई सारी चीज़ें हैं। उसमें से एक चीज़ जो मुझे बड़ी दिलचस्प भी लगी और शायद मायूब भी लगी कि 18 साल से 25 साल करने की बात हो रही है वोटर्स की उम्र को। तो ये एक तो इस मामले पर सारी बात करेंगे और साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शंस होने जा रहे हैं 7 जून को 24 नशिस्तों पर। पीटीआई के हवाले से कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है। असद कैसर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया, इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया है। क्यों लिया है, वजूहात क्या बनी है, इस पर बात करने के लिए कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कंवर दिलशाद साहब। सर सबसे पहले ये फरमाइएगा, क्या आपके पास इस हवाले से मौजूद हैं चीज़ें, इत्तलात मौजूद हैं 28वीं तरमीम के हवाले से? पीपल्स पार्टी इस वक्त ऐसा दिखता है कि साथ देने को तैयार नहीं है क्योंकि सूबों के हुकूक के हवाले से मामला है, 140A के हवाले से मामला है, BISP के हवाले से मामला है, फिर कुछ रेफरेंडम की भी बातें हो रही हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं सर? अमेंडमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फेडरेशन के नुक्ता नजर से। इस लिहाज से 18वीं अमेंडमेंट जो है, जैसे कि 18वीं अमेंडमेंट के जो असरात देखे गए हैं उससे फेडरेशन कमजोर हो गई और सूबे जो हैं वो खुद मुख्तार हो गए, माली लिहाज से, इंतजामी लिहाज से, लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, और गैर मुल्कों के साथ MOU करने पर भी, यानी बाकायदा ट्रेडिंग भी कर रहे हैं हमारे सूबे जो हैं। बादी नज़र में ये नज़र आ रहा है कि हमारी स्टेट जो है वो 4 मुख्तलिफ सूबों में तकसीम हो गई है। इन हालात को देखते हुए हमारी स्टेट ने यह महसूस किया कि 18वीं अमेंडमेंट ने तो फेडरेशन को इंतहाई कमज़ोर कर दिया। उसमें चंद ऐसी तरमीमें की जाएं जिससे कि फेडरेशन मजबूत हो जाए और सूबे अपने तौर पर काम करते रहें।
इस लिहाज से 28वीं अमेंडमेंट में बहुत सी चीजें आ रही हैं। मसलन NFC अवार्ड जो है उसके तहत उसके इख्तियारात जो हैं वो सूबाई गवर्नमेंट से लेकर वफाक को दिए जा रहे हैं। सर ये वाली तो वो बातें हैं जो PTI के दौर में भी होती रही, सूबों के हकूक के हवाले से या ज्यादा से ज्यादा हक देने के हवाले से। लेकिन अहम बात कंवर साहब ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह से उन्होंने अभी स्टांस लिया है, बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि उनके इल्म में ही नहीं है ये सारी बातें, तो क्या उनके बगैर तरमीम हो जाना मुमकिन है? और फिर ये जो रेफरेंडम के हवाले से बात हो रही है ये कैसे होगा? ये बहुत अहम बात आप कर रही हैं कि दरअसल पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन है। पाकिस्तान पीपल पार्टी तो पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है। असली पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, जिसके सरबराह आसिफ अली जरदारी हैं। बिलावल जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन का कौमी असम्बली का मेंबर है। पाकिस्तान पीपल पार्टी का कोई भी शेयर हमारी पार्लियामेंट में नहीं है, उनका वजूद ही नहीं है। अच्छा, अब एक बात, अब यहाँ सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अगर आसिफ अली जरदारी ने 18वीं अमेंडमेंट में तरमीम को देखते हुए कोई इख्तलाफात राय किया या उस पर दस्तखत ना किए या उसके बारे में कोई 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने में वफाक के साथ तावन नहीं किया, तो एक आईनी बुरहान पैदा होने का इम्कान है। ज़्यादा दबाव भी पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास बड़े तरीक़ेकार होते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी लेने के लिए एक नया ग्रुप भी बन सकता है, पाकिस्तान पीपल पार्टी पैट्रियोटिक ग्रुप भी बन सकता है, यानी कई चीजें सामने आ जाएगी। लेकिन होनी है तरमीम, लाजमी तरमीम होनी है। इसके लिए वो आईनी बुरहान पैदा हो, चाहे कानूनी बुरहान हो। ये नविश्ता दीवार है कि ये तरमीम तो होनी है। सही आप कह रहे हैं, हुकूमत के पास इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सर एक और अहम मामला ये भी कि राना सनाउल्लाह साहब ये कंफर्म कर रहे हैं कि वोटर की उम्र जो है ना वो 18 साल से बढ़कर 25 साल होनी चाहिए, चूंकि इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट होता है उसकी भी कम से कम उम्र 25 साल है, तो फिर वोट देने वाले की उम्र भी 25 साल होनी चाहिए। तो सर यही एक वजह लगती है 18 साल से ज्यादा करके 25 साल कर दिया जाए, या आपको कोई और वजह नजर आती है कंवर साहब? दरअसल 25 साल की उम्र करने का जो ये फार्मूला लेके आए हैं, ये जो ब्रिटिश इंडिया में 1946 में जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त वोटर लिस्ट बनी थी वो 25 साल की थी। मुमकिन है राना सनाउल्लाह साहब ने वो लिस्ट देख ली हो जो 1946 में तैयार की गई थी। लेकिन हम ये इसके बारे में हमारी राय यही है कि 18 साल की एज बरकरार रखी जाए। नौजवानों का साल है, नौजवानों का पीरियड है। बांग्लादेश में भी नौजवान की आदत कौमी असम्बली में भी आ गई है। नेपाल का प्राइम मिनिस्टर जो है वो नौजवान नस्ल से आया है। इन हालात को देखते हुए ये 18 साल की एज को आगे पीछे ना करें। अगर उन्हें आगे पीछे करना ही है तो फिर जो जैसे को कह रहे कि राना साहब शौर पैदा हो गया, तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से शौर पैदा होता है 40 साल की उम्र में। तो फिर इसकी उम्र करें 40 साल की। प्रेसिडेंट पाकिस्तान की जो है तकर्री की उम्र रखे 50 साल की, वजीर आजम की रखे 45 साल की। ये ना रखे कि अपने मफाद के तहत आगे पीछे करते रहें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की उम्र वही हो, प्रेसिडेंट की उम्र भी कोई खास ना रखे। मतलब राय दही देना ही नहीं है तो बस फिर खत्म ही कर दें, फिर खुद ही करते रहें जो भी करना है। सर मुझे फरमाइए, गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शंस हो रहे हैं 7 जून को। शौर पैदा होता है 40 साल की उम्र में। तमाम सर 7 जून को हो रहे हैं वैसे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस, और कंवर साहब असद कैसर साहब कह रहे हैं कि PTI ने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इत्तेहाद किया है, जिसके बाद वहां के इलेक्शन कमीशन ने डेमोक्रेटिक पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया है। यानी PTI उम्मीदवार अब गिलगित में भी बगैर एक निशान के इलेक्शन लड़ेंगे। हम वही देखेंगे जो 24 में हमने देखा था जनरल इलेक्शंस में। इसमें जो आप बता रहे हैं ना गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वो ये है कि वो एक अलहदा इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान का है, उसके इख्तियारात अलहदा हैं, उसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इनकी अगर पार्टी PTI की पार्टी ने अगर डेमोक्रेटिक गिलगित बल्तिस्तान के साथ कोई इत्तेहाद किया, गिलगित जो वो पार्टी जो है वो प्रो एंटी पाकिस्तान पार्टी है, इसलिए उसको उन्होंने उस पार्टी को करदम करार दे दिया या नाहिल करार दे दिया। अब यहाँ ये मामला हो जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ अपील कर दें, वहाँ फैसला कर लें कि आया ये फैसला इलेक्शन कमीशन गिलगित का दुरुस्त है गलत है। लेकिन बहरहाल हमारी इत्तला के मुताबिक जहाँ तक मुझे मालूम है, हमें भी कई फोरम में गिलगित बल्तिस्तान के डेमोक्रेटिक नौजवानों से बातचीत का मौका मिला है। उनकी सोच ही मुख्तलिफ है। ऐसी पार्टी तो गैर कानूनी करार दी जाएगी जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। तो ये सिलसिला PTI को देखना चाहिए था।
कि आप और सर डेमोक्रेटिक ये के साथ कश्मीर इत्तेहाद में क्या करें, है, वो क्योंकि anti चेयरमैन पाकिस्तान। बैरिस्टर गौहर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई कश्मीर के रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दिए, लेकिन जो बाकी पार्टीज हैं उनकी मंजूर कर ली है। तो ये किन ग्राउंड पर किया गया है? चले, आपने गिलगित का तो बताया, यहां पर क्या हुआ है? देखें, पीटीआई के बड़े बड़े वकला के, इस वक्त पीटीआई की जो क़यादत है वो बड़े मोअज़्ज़ज़ वकला के हाथ में है। आप देखिए, मुझसे मशवरा किया चंद रोज पहले खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा जी हमने अपनी पार्टी, इनकी आम पार्टी के नाम से एक पार्टी है, आम पाकिस्तान पार्टी, उन्होंने कहा कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तो क्या हम अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड करवाएं गिलगित बल्तिस्तान से, या जो इलेक्शन कमीशन की रजिस्ट्रेशन काम आ जाएगी? कहा नहीं, वो गिलगित बल्तिस्तान की अलहदा इलेक्शन कमीशन है, आप उसकी पार्टी को रजिस्टर्ड करवाएं। तो उन्होंने वो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दे दी। अब पीटीआई को भी चाहिए था कि अपनी पार्टी जो है, इलेक्शन बार बार हो रहे हैं, इमरान खान के जमाने में भी हुए इलेक्शन वहाँ, तो मुमकिन है इनकी पार्टी इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान से बाकायदा रजिस्टर्ड हो, लेकिन जब उन्होंने इत्तेहाद किया है डेमोक्रेटिक जी जी। पार्टी के साथ, वो हाँ। दुरुस्त नहीं था। वो एक एंटी पाकिस्तान पार्टी है और उसके साथ इनका इत्तेहाद करना जी स्टेट के नहीं, खिलाफ था। ये चले, मैं वैसे आज़ाद कश्मीर में भी जो सिलसिला हुआ ना, मैं उसके बारे में पूछ रही थी। आपका बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद। देख लीजिए नाजरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आने वाले बजट के हवाले से बात करेंगे। बड़ी उम्मीदें थी, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी उम्मीदें दिलाई थी, कुछ अच्छा होगा खासतौर पर सैलरी क्लास के लिए, लेकिन अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि IMF ने सख्त शराइत लगा दी हैं पाकिस्तान पर। तो अल्लाह ही खैर करे बजट में क्या होगा, बात करते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी नाज़रीन। भारत में 4 साल के बाद 3 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ तो बड़ा हंगामा हुआ है वहाँ पर, लेकिन खित्ते में सबसे महंगा पेट्रोल पाकिस्तानी खरीद रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ बैनुल-अक़वामी हालात नहीं है, FBR की नाकाम है। FBR अमीरों से टैक्स चोरों से टैक्स वसूली में नाकाम है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने आसान तरीका अपनाते हुए पेट्रोल पर 100 रुपये से ज़ायद लेवी वसूल करना शुरू कर दिया है, ताकि अमीरों के हिस्से का टैक्स गरीबों से भी वसूल कर लिया जाए। लेवी में मजीद इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले बजट में IMF की हिदायत पर पेट्रोलियम लेवी की मद में 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF को 860 अरब के इजाफी टैक्स इक़दामात की यकीन दहानी भी करवा दी है, जिसमें बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी भी शामिल है। और ये सब उस वक्त प्लान किया जा रहा है, ऐसे वक्त में प्लान किया जा रहा है कि जब मुल्क में महंगाई की शरह 20 माह की बुलंद तरीन सतह यानी 10.9% पर पहुंच चुकी है। मुल्क में जो गुर्बत का ग्राफ है वो पिछले 7 सालों में 7% बढ़कर तकरीबन 29% पर जा चुका है। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल, बिजली, गैस सब IMF के कहने पर ही महंगी की जा रही हैं और बजट भी IMF के अप्रूवल से ही बन रहा है, तो फिर वजारत ख़जाना कर क्या रही है? क्या बजट IMF बना रहा है या वजारत ख़जाना बना रही है? क्या सेनेट की नशिस्त और प्रोटोकॉल सिर्फ IMF से हिदायत लेने के लिए हासिल किया जा रहा है? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद में फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। सबसे पहले मेरे इसी एक मुख्तसर सवाल का जवाब दे दीजिए कि बजट बना कौन रहा है सर, IMF या वजारत ख़जाना? देखिए, 2010 से लेके और 2025 तक तकरीबन 16 बजट्स हैं जो मैंने बड़े करीबी तौर पे देखे। आपका जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब ये है कि अगर तो वो 16 बजट जो 2010, अब 2010 मैंने इसलिए साल चुना है कि उस साल 18वीं तरमीम जो है वो नेशनल असेंबली ने पास कर दी, तो वो जो 16 बजट्स हैं 2010 से लेके 2025 तक के साल तक, वो तो मैं समझता हूँ कि शेख चिल्ली ने बनाए हैं और अलिफ लैला की कहानियां हैं। और उसकी वजह ये है कि 2010 के बाद जब 18वीं तरमीम पास कर दी गई तो जो आमदन फेडरल गवर्नमेंट की, वफाकी हुकूमत की बनती है, लेट्स से कि वो पिछले साल हमें बताया गया कि 16,000 अरब की आमदन है और साथ ही बताया जाता है कि 8,000 अरब जो है वो सूबों को बांट दी जाती है 18वीं तरमीम के तहत, और 8,000 अरब जो है मखसूस कर दी जाती है सूद के लिए। तो बाकी वफाकी हुकूमत के पास तो कुछ बचता नहीं, तो बजट नहीं बन रहा। यहाँ पे एक मशीन है, जो एक हुकूमत है वफाकी हुकूमत, वो मशीन है कर्जा जात हासिल करने की, और 4 हुकूमतें ऐसी बैठी हैं जो वो कर्जा जात हासिल करने के बाद उसका
खर्चा करती चली जाती हैं। तो जब तक तो सर अब हुआ ये कि बजट से पहले ही फारूक साहब IMF ने 11 नई शराइत रख दी और हुकूमत की जानिब से जी यकीन दहानी भी करवा दी गई है सर। बिजली महंगी करने की यकीन दहानी, गैस महंगी करने की यकीन दहानी सर। अब इजाफी टैक्स 860 अरब ये भी वसूल किए जाने का इम्कान है। तो अभी जो 10 पॉइंट प्लस पे हम बैठे हुए हैं महंगाई की शरह पे, मजीद कहाँ जाने का इम्कान है? जी मैं आपको बुनियादी वजह उसकी आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि 18वीं तरमीम जो कि हमारा आइन है, कानून का हिस्सा है, अगर उसकी फाइनेंशियल शिकें जो हैं, जो माली शिकें हैं, अगर उसको पूरा करना है तो फिर विफाकी हुकूमत में कोई बजट नहीं बन सकता। ये जिन महंगाई आइटम्स का आप जिक्र कर रही हैं उसका कंट्रोल मैं नहीं समझता हूँ कि विफाकी हुकूमत के पास रहा है। अगर कोई पैसा टका जेब में नहीं है सूद और सूबों में बांटने के बाद, तो फिर आप और मैं अगर तवक्को लगा के बैठे कि विफाकी हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने वाली है, तो फिर ये गलती विफाकी हुकूमत की नहीं है, ये आपकी और मेरी है। सही सर। ये पेट्रोलियम लेवी, इसमें 260 अरब इजाफी वसूल किए जाएंगे। तो इस वक्त भी हुकूमत IMF से 160 रुपए लेवी कमिट कर चुकी है, तो फिर मजीद कितनी बढ़ सकती है? और फिर क्या पेट्रोल 400 रुपए पे है अभी प्लस पे, अभी क्या फिर हम 500 रुपए का पेट्रोल ले रहे होंगे 1 लीटर? देखिए, जो पहले एक आईनी और कानूनी हद थी पेट्रोलियम लेवी की, वो हटा दी गई। अब कोई हद नहीं है। आज से 4 साल पहले सन 2022 में ये पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 10 रुपए फी लीटर हुआ करता था। तो अब आप सोचिए कि 4 साल में वो 10 रुपए से अब कोई 117 रुपए पे पहुंच गया है, और इसकी जो सीलिंग है, जो हद है, वो खत्म कर दी गई। अब ये आपका और मेरा अंदाजा हो सकता है कि यह हद कहाँ तक जा सकती है, लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि FBR जो है वो टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहा। मेरे नजदीक वजह ये है कि हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर FBR का आप तजिया करें और आज़ाद शुमार की बुनियाद पे करें, तो आज से कोई 20 साल पहले जो हद रखी गई थी टैक्सेशन की, वो 1000 अरब थी, और पिछले साल हमें हुकूमत खुद बता रही है कि 14,000 अरब इकट्ठा कर लिया गया था। तो FBR तो 1000 अरब टैक्स कलेक्शन से 14,000 टैक्स कलेक्शन पे पहुंची है तकरीबन 20 सालों में। तो टैक्स तो इकट्ठा हो रहा है। पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत टैक्स के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ पे टैक्स के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। हर चीज पर सिवाय सांस के हर चीज पर ही टैक्स दे रहा है। सर मुझे ये फरमाइए, साकिब शिरानी साहब के मुताबिक 4 साल में 50,000 अरब के टैक्स लगे, और ये मजमूई तौर पर पिछले 17 साल के टैक्स के बराबर है। ऐसा ही है सर? जी, मैं आपके सामने यही पिक्चर रख रहा हूँ कि प्रॉब्लम टैक्स कलेक्शन का नहीं है। टैक्स कलेक्शन बेशुमार हो रही है। प्रॉब्लम हुकूमती अखराजात का है, हुकूमती नुकसानात का है, जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आप टैक्स कलेक्ट क्या, आप अगर पाकिस्तानियों का आप सोचिए कि उनका अगर खून भी लेना शुरू कर दें तो उससे भी हुकूमती अखराजात जो हैं वो पूरे होते नजर नहीं आते। तो यहाँ पे बीमारी। वैसे अगला सवाल मैं आपसे करना चाहती थी कि क्या तवक्कात हैं आपकी अगले बजट से, लेकिन आपकी पूरी गुफ्तगू से आवाम की भी जो तवक्कात होंगी ना, वो भी सर बिल्कुल ही अब ख़त्म हो गई होंगी, और हमें नज़र आ रहा है कि अब क्या होने जा रहा है अगले बजट में। बहुत शुक्रिया आपका फ़ारूक सलीम साहब, रात मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे और बलूचिस्तान की भी अपनी बात है, लेकिन उसकी जो खूबसूरती है वो छुपी हुई क्यों है, और उसको दुनिया के सामने आया करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए नवाबजादा ज़रैन मक्सी साहब, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं टूरिज़म बलूचिस्तान के, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। सर सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती हुस्न से माला माल है, मनाज़र हैं, दिलकश सयाहती मकामात हैं, साहिली पट्टी से लेकर जो खूबसूरत पहाड़ों और तारीख़ी मकामात की सयाहत है, इसको फ़रोग़ देकर बलूचिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाई जा सकती है। तो महकमा सयाहत जो है वो इसकी पॉलिसी की तश्कील के हवाले से इस वक्त क्या इक़दामात उठा रहे हैं सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमने जो काम शुरू किया, हमने सोचा कि एक ब्लूप्रिंट और फ्रेमवर्क, ग्राउंड वर्क करें तो बेहतर रहेगा।
तो हमने इस्लामाबाद में एक प्रोग्राम रखा था, टूरिज़्म इवेंट, ग्रैंड टूरिज़्म इवेंट, कोई 3 दिन का इवेंट था। उसमें जी हमने जो बलूचिस्तान के तौर तरीके हैं, बलूचिस्तान के जो खूबसूरती है, चीज़ें हैं, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे ऑलिव्स हो, चाहे हमारे बीचेस हों, साहिली पट्टा हो, तो वो एक हमने प्रोजेक्ट किया था। और उससे ये फ़ायदा हुआ हमें कि लोगों ने हमको ना खाली देखा नहीं, बल्कि फिर आए और फिर एक कॉन्वर्सेशन एक शुरू हुआ, जिसमें फिर उसके बाद हमने एक टूरिज़्म पॉलिसी फॉर्मुलेशन का 2 दिन का एक सेमिनार रखा। और वो खाली सुपरफिशियल मैं समझता हूँ नहीं था, ना वो ऑप्टिक्स था, ना कोई सुपरफिशियल चीज़ थी। 2 दिन हार्ड वर्क था, जिसमें से स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया जी, फ्रॉम कश्मीर, इस्लामाबाद जी, एल्पाइन क्लब, हाशू ग्रुप, वॉलजी ग्रुप और मुख्तलिफ दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में से और बलूचिस्तान से भी। तो हम सारे इकट्ठे बैठे और हमने एक बाकायदा वर्किंग ग्रुप प्रिपेयर किया। 9-10 सवालात थे, हर ग्रुप में ब्रेकअप करके लोगों ने अपना इनपुट दिया और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे पास इंफॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स और ग्राउंड एक्सपीरियंस जिस इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो वो हमको इनपुट मिला। अल्हम्दुलिल्लाह एक टूरिज़्म पॉलिसी का एक बाकायदा एक ऐलान करने मंथ इट विल बी फॉर्मुलेटेड एंड प्रेजेंटेड इन द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। ये जो जिस कॉन्फ्रेंस का आपने तस्करा किया बलूचिस्तान की सयाहत में, सर बताइए कितना पोटेंशियल है, कितना रोजगार इसके जरिए मिल सकता है मकामी अफराद को? जी असल बात तो ये है, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट एंड प्लेसमेंट। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरा फोकस है इज़ रोज़गार। देखिए बलूचिस्तान में एक बेरोज़गारी का एक नारा चलता है, एक बेरोज़गारी का एक मौक़िफ़ है, पेश आता है, और जो पार्शली करेक्ट है। बहुत बड़ा इलाका है, लोग पॉपुलेशन इतनी नहीं है, मगर कोई सनत या इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ 2-3 बलूचिस्तान में एंडलेस पोटेंशियल है हर चीज़ का। आप माइनिंग देख लें, XYZ और दूसरी चीज़ें हैं, एग्रीकल्चर है टू एन एक्सटेंट। मैं समझता हूँ टूरिज़्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम लोकल्स को ओनरशिप देके एक इकोनॉमिक इंडस्ट्री चल सकती है, एक्टिवेट हो सकती है। तो मेरा फोकस सबसे ये कि जी हम रोज़गार दें अपने बहन भाइयों को, जी बलूचिस्तानियों को। अच्छा, मुझे ये फरमाइए, जो सबसे बड़ी राह में रुकावट है ना, वो अमन अमान की सूरत हाल है सर। सूबाई हुकूमत इस मसले को किस तरह से टैकल कर रही है या करेगी, क्या प्लान है आपका? जी देखें, हर जगह में आप नॉर्दर्न एरियाज में जाके देखें, स्वात में क्या हालात ख़राब नहीं थे? क्या एक ज़माने में जो मेक्सिको सिटी बड़ा मशहूर जगह है, क्या हालात ख़राब नहीं थे? क्या श्रीलंका के हालात ख़राब नहीं थे? क्या साउथ अमेरिका, कोलंबिया, वेनेजुएला के हालात ख़राब नहीं थे? देखें, हमारा मौक़िफ़ खाली ये नहीं कि जी हम सेहत को बढ़ाना चाह रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के जो असल वारिस हैं वो लोकल बलूचिस्तानी हैं जी। उनका हक है, उनको प्रायोरिटी दिया जाए, तरजीह दिया जाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, अगर हम सिचुएशन, मैं ये नहीं, अगर मैं बैठ के आपको कहूँ कि सिचुएशन 100% कंड्यूसिव है जी, वो मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं होगा। इश्यूज हैं, मसले मसाइल हैं, बट दिस इज़ आवर वे ऑफ कॉम्बैटिंग, दिस इज़ आवर वे ऑफ रेजिस्टिंग कि नहीं, बलूचिस्तान हमारा है जी। हम जो बलूचिस्तान के जो साहिल वसाइल हैं वो हमारे ओनरशिप के अंडर आने चाहिए, लोकल्स के ओनरशिप के अंडर आने चाहिए। तो ये हमारा मौक़िफ़ है कि वी विल कॉम्बैट एनी फॉर्म ऑफ दहशतगर्दी हो या इंस्टेबिलिटी हो विथ जी टूरिज़्म, इंडस्ट्री, रोज़गार और इन चीज़ों में। ज़रैन मक्सी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से जुमे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।